बच्चों नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो जो मैंने दिया आपको यूनिट सेकंड, उसमें मैंने कंप्लीट की थी बच्चों आपकी, सॉरी यूनिट कौन सी कंप्लीट की थी हमने, उसमें यूनिट 6 कंप्लीट की थी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट थर्ड जो कि है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। टॉपिक कौन कौन से इसमें हम कवर करेंगे, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स क्या होती है, कोऑपरेटिव सिस्टम क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, क्रॉप इंश्योरेंस कैसे होता है, किसान क्रेडिट कार्ड, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, उनकी मार्केटिंग कैसे की जाती है, सप्लाई चेन, रिटेलिंग, होलसेलर और हार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की। स्टार्टिंग करते हैं हम। व्हाट इज़ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, क्या है बच्चों, नाम से समझ में आ रहा है। इट इज़ अ साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ scarce resources, land, labor, capita and management which are needed in order to produce goods and services that satisfy human wants। ह्यूमन की नेसेसिटी के लिए जितनी भी ये सारे के सारे है ना रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, जो उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं और उन्हें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो सारा का सारा क्या कहला रहा है, इकोनॉमिक्स कहलाता है। ये एक तरह की साइंस है जिसमें वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन आता है जो क्या कर रहा है, ये जो रिसोर्सेज हैं इनको देख रहा है और जो ज़रूरी किसके लिए रहते हैं, ह्यूमन वांट्स के लिए ज़रूरी होते हैं। द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स इज delineated by the application of economic science tool to the agriculture sector, economic science tool to the agriculture sector। ठीक है, agriculture economics refer to all economic activity connected with the control of living organisms such as plant and animals। इसमें इकोनॉमिक एग्रीकल्चर में वो सारी सर्विसेज आती हैं जो ह्यूमन बींग्स के साथ साथ प्लांट और एनिमल्स को भी कनेक्ट कर रही हैं। ठीक है, दीज इकोनॉमिक एक्टिविटी ग्रेविटेट्स अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ, ये किसके चारों तरफ घूम रही है, मेनली फूड प्रोडक्शन के, और दे इन्वॉल्व मैनी डिफरेंट इकोनॉमिकल एक्टर्स एट डिफरेंट प्रोडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेजेस। ठीक है, बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स की चारों तरफ वो उस तरह उनका प्रोडक्शन किस अकॉर्डिंग हो रहा है और क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उनका कौन कौन सी स्टेजेज होती हैं उसके चारों तरफ घूम रही हैं सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर सिस्टम होता क्या है या कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होता है, अ वॉलंटरी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच फार्मर्स एंड लैंडलेस कल्टिवेटर्स पूल्स देयर इकोनॉमिक होल्डिंग एंड अदर रिसोर्सेज विद द व्यू ऑफ फैसिलिटी द रीजनल यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड इकोनॉमी ऑफ स्केल एंड अडॉप्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन। यानी इसमें वो एक तो फार्मर्स, दूसरे कल्टीवेटर्स, एक तो होते हैं बच्चों फार्मर्स, दूसरे लैंड को रेंट पे लेके उस पर अपनी क्रॉप को ग्रो कराते हैं। दो तरह के होते हैं, ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, कल्टीवेटर पूल्स जो हैं अनइकोनॉमिक होल्डिंग रख रहे हैं, अदर रिसोर्सेज विद द व्यू ऑफ फैसिलिटेट द रेशनल यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब जब ये इनके पास लैंड होता है तो ये क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे है ना जो रिसोर्सेज होते हैं उनका रेगुलर यूज कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंड अडॉप्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन। ठीक है, और उसके साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, जो नई नई कल्टीवेशन की टेक्निक्स हैं उनको अपने लैंड पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कहला रहा है आपका कंप्लीट जो मिलके होता है कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल वो फार्मर्स जो हैं क्रॉप में वर्क करेंगे, क्रॉप में वर्क करते करते वो लोग वो क्या कर रहे हैं, वो रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, इकोनॉमी को यूज कर रहे हैं, साथ में वो नई जो साइंटिफिक मेथड्स हैं उनको यूज करते हुए प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो वो जो कंप्लीट होता है उसको क्या बोल रहे हैं हम, कोऑपरेटिव फार्मिंग बोल रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या है बच्चों, 1944 कोऑपरेटिव फार्मिंग वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। 1944 में इंट्रोड्यूस हुई थी ये थ्रू एक्शन प्लान लॉन्च्ड बाय बॉम्बे गवर्नमेंट। एक्शन प्लान्स को लॉन्च किया गया था बॉम्बे गवर्नमेंट के थ्रू। 1945 कोऑपरेटिव प्लानिंग कमिटेड सजेस्टेड 4 टाइप ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। 1945 में इन्होंने 4 टाइप ऑफ सोसाइटी को फॉर्म कर दिया। देन 1947 में बच्चों क्या हुआ, इकोनॉमिक प्रोग्राम कमिटेड रिकमेंडेड अ पायलट स्कीम फॉर कोऑपरेटिव फार्मिंग। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने 4 स्कीम दी। उसके अलावा इन्होंने जो 47 में एक स्कीम आई दैट इज पायलट स्कीम। नेक्स्ट आ रहे हैं 1949 कांग्रेस अग्रेरियन रिफॉर्म कमिटी रिकमेंडेड द स्टेटस टू प्रमोट कोऑपरेटिव फार्मिंग। कांग्रेस अग्रेरियन रिफॉर्म कमिटी, इस कमिटी ने रिकमेंड किया था द स्टेट्स को रिकमेंडेड की कोऑपरेटिव फार्मिंग। ठीक है, तो ये अलग अलग कोऑपरेटिव फार्मिंग कौन कौन से सन में क्या क्या वर्क हुआ वो बताया बच्चों मैंने। नेक्स्ट आते हैं फीचर्स क्या होते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग के। मेंबर्स पूल देयर लैंड, मेंबर्स
क्या कर रहे हैं, लैंड को पूल कर रहे हैं, मैन पावर एंड अदर रिसोर्सेज इनटू अ सिंगल यूनिट। एक सिंगल यूनिट में लैंड है, उनकी मैन पावर है और अदर रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। ऑनरशिप ऑफ लैंड कंटिन्यूज टू बी विद द इंडिविजुअल मेंबर। ऑनरशिप जो होती है लैंड की, ठीक है, वो रेगुलर कंटिन्यूस रहती है एक इंडिविजुअल मेंबर से। द सोसाइटी इज फॉर्म वॉलेंटरीली एंड इज रन ऑन को प्रिंसिपल्स। पूरी सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो वो मिलके वर्क कर रहे हैं और वो क्या करते हैं, को प्रिंसिपल्स को रन करा रहे हैं उसमें। मेंबर रिसीव रिम्यूरेशंस अकॉर्डिंग टू वर्क डन एंड द लैंड कंट्रीब्यूशन फॉर जॉइंट कल्टीवेशन। जॉइंट कल्टीवेशन के लिए वो क्या कर रहे हैं, वर्क जो भी हो रहा है उसको कंबाइनली वर्क कर रहे हैं और जो लैंड में और वर्क में जो रिम्यूरेशंस हैं उस अकॉर्डिंग वो क्या कर रहे हैं, मेंबर्स को रिसीव करते हैं। ठीक है, मेंबर विल हैव द ऑप्शन टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। जो इस पूरे ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स होते हैं उनको क्या होता है, खुद को ये ऑप्शन होता है उनके पास कि वो लीव कर सकते हैं। ये एक पूरा कोऑपरेटिव सिस्टम है। अगर एक सिंगल मैन भी इसको चला रहा है तो ठीक है, और एक पूरा ग्रुप मिलके चला रहा है वो भी सही है। ठीक है, उसमें मेनली हमें क्या करना है कि जो वॉलंटियर्स भी होते हैं और जो उसके प्रिंसिपल्स हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग के, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो अप करना है। उसके अलावा जितना भी वर्क होता है और लैंड का कंट्रीब्यूशन जो है फॉर द जॉइंट कल्टीवेशन, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए वर्क करना है। ठीक है, ये सारे फीचर्स किसके होते हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग के होते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है बच्चों कोऑपरेटिव फार्मिंग का? फर्स्ट मैं बता रही हूँ, मेनली 4 टाइप ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है। फर्स्ट इज बेटर फार्मिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव टी-नेट फार्मिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग सोसाइटी एंड लास्ट वन इज कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग सोसाइटी। ठीक है, 4 सोसाइटी हैं बच्चों यहाँ पे जिसे हमें देखना है। फर्स्ट स्टार्ट करती हूँ बेटर फार्मिंग सोसाइटी। फार्मिंग को बेटर बनाने के लिए जो सोसाइटी बनी थी, दैट इज बेटर सोसाइटी फार्मिंग सोसाइटी। द बेटर फार्मिंग सोसाइटी कुड बी सेड टू फॉर्म द बेसिस ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग प्रोग्राम। इसमें मेनली कोऑपरेटिव फार्मिंग प्रोग्राम के बेसिस है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इट इज टू एडुकेट एंड टू प्रिपेयर द फार्मर टू एक्सेप्ट अ न्यू सिस्टम ऑफ फार्मिंग। यानी इसमें फार्मर्स को एडुकेट किया जाता है कि वो नए सिस्टम को अडेप्ट करें। ठीक है, जो भी नए सिस्टम्स आ रहे हैं फॉर द फार्मिंग। फॉर दिस दे ऑर्गेनाइज डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ इम्प्रूव मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। इसके लिए वो क्या करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशंस रखते हैं बहुत सारे, ताकि वो उनको बता सकें फार्मर्स को। यूज ऑफ इम्प्रूव सीड, वो उनको बताते हैं कि इम्प्रूव सीड का यूज करो, आप मैन्योर्स यूज करो, इम्प्लीमेंट्स यूज करो। इज़ द मोस्ट कॉमन एक्टिविटी अंडरटेकन बाय दिस सोसाइटी। कि वो उनको कह रहे हैं कि नए नए इम्प्रूव सीड्स को लेना है, उसके अलावा मैन्योर्स लेनी है, उसके अलावा इम्प्लीमेंट्स जो लेने हैं अपने को, वो ये सारा उनको सोसाइटी बताती है। बिसाइड्स दिस अ नंबर ऑफ अदर एक्टिविटी सच एज डिस्पोजल ऑफ फार्म प्रोड्यूस एट रीजनेबल प्राइजेज, परचेज ऑफ ऑक्यूपेशनल रिक्विसाइट्स एक्सेट्रा आर ऑल्सो अंडरटेकन। ये नहीं कि उन्हें केवल इतना बताना कि सीड किस अकॉर्डिंग हमें लेने हैं, किस अकॉर्डिंग मैन्योर्स यूज करने हैं, किस अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट यूज करें, उसके अलावा आफ्टर फार्मिंग जो वेस्टेज होते हैं उनको किस अकॉर्डिंग फार्म प्रोड्यूस एट रीजनेबल प्राइस नहीं, डिस्पोजल ऑफ, किस तरह से फार्म की जितनी भी प्रोडक्शन होती है उसको किस तरीके से डिस्पोज करना है एक पर्टिकुलर प्राइस पे, और किस अकॉर्डिंग परचेज करनी है जितनी भी ऑक्यूपेशनल रिक्विसाइट्स होती हैं उनको। ठीक है, अंडर दिस टाइप ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग द ओनरशिप्स एंड मैनेजमेंट ऑफ लैंड्स रेस्ट विद द इंडिविजुअल। ठीक है, इसमें मेनली बता रहा है कि ऑनरशिप और जो लैंड के मैनेजमेंट ऑफ लैंड रेस्ट वो मेनली इंडिविजुअल्स के साथ रहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या बताया, बेटर, इसको हमने बोला बेटर फार्मिंग सोसाइटी है। बेटर फार्मिंग सोसाइटी में ये पूरी सोसाइटी क्या करती है, फार्मर्स को एडुकेट करती है कि उन्हें किस तरह के सीड्स लेने चाहिए जिससे उनका प्रोडक्शन इंक्रीज हो। सेकंड, वो उनको कहती है कि मैन्योर्स कैसे यूज लेनी है, इम्प्लीमेंट कैसे यूज लेने हैं, और आफ्टर द फार्मिंग जो उनके जितने भी वो बन रहे हैं, क्या बता रही हूँ बच्चों, जितने भी उनके प्रोड्यूस फॉर्म हो रहे हैं उनको किस अकॉर्डिंग प्राइजेज उनकी रखनी है। ठीक है, ये सारा काम जो होता है वो कौन कर रहा है, बेटर फार्मिंग सोसाइटी में हो रहा है। फिर आते हैं कोऑपरेटिव टी-नेट फार्मिंग सोसाइटी। ये क्या वर्क करती है, द कोऑपरेटिव टी-नेट फार्मिंग सोसाइटी प्रोवाइड इट्स मेंबर विद फैसिलिटेट सच एज फाइनेंस। इसके अलावा जो उसके मेंबर्स होते हैं, यहाँ तो एक इंडिविजुअल पे वर्क किया है, यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं उनको फाइनेंस भी देती है ये। ठीक है, इम्प्लीमेंट सीड्स, ठीक है, यहाँ पे वो उसको फाइनेंस दे रही है, सीड भी दे रही है और साथ साथ इम्प्लीमेंट्स भी दे रही है। द सोसाइटी ऑन लैंड एंड गेट इट
ऑन लीज। सोसाइटी जो होती है अपना खुद का लैंड लेती है, ठीक है, या फिर उसको लीज पे ले रही है, गेट इट ऑन लीज बट इट डज नॉट अंडरटेक फार्मिंग, पर वो खुद फार्मिंग नहीं करती है। लैंड इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स एंड ईच ब्लॉक इज गिवन ऑन रेंट टू द कल्टीवेटर्स हु कल्टीवेटर्स अकॉर्डिंग टू द प्लान लेट डाउन बाय द सोसाइटी। क्लियर? ये पूरी सोसाइटी जो है वो एक तरह से फाइनेंस कर रही है। तो फाइनेंस किस अकॉर्डिंग करती है कि वो या तो क्या कर रही है कि पूरा को पूरा लैंड जो होती है परचेज कर लेती है, और लैंड परचेज नहीं कर रही है तो ये क्या करती है कि उसको रेंट पे ले लेती है, रेंट पे लेने के बाद उसको ब्लॉक्स में डिवाइड कर देती है और उन पे ब्लॉक्स पे अलग अलग कल्टीवेटर्स वो बताती है और वो कल्टीवेटर्स अपने अकॉर्डिंग उस पर क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट आते हैं कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग सोसाइटी। द जॉइंट फार्मिंग सोसाइटी आर सुटेबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड। जैसे हमने पहले फ्रेगमेंटेशन किया, ब्लॉक्स बनाए, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया जाता है यहाँ पे। एंड द कल्टिवेशन ऑफ अनइकोनॉमिक होल्डिंग, the land of small owner is pulled together increase thereby the size of unit of cultivation। ये क्या करते हैं कि जो छोटी छोटी यूनिट होती हैं जिनके पास लैंड होती हैं उनको मिक्स करने का काम कर रहे हैं। द मेंबर ऑफ सोसाइटी वर्क जॉइंटली, साथ में मिलके वर्क करते हैं ऑन द पूल्ड लैंड अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। द कल्टिवेटर्स हु वर्क ऑन द फार्म रिसीव वेजेज फॉर देयर लेबर एज अगेंस्ट द proprietorship of land। The owners cultivators get divided and rent in proportion to the value of the land। ठीक है, इसने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे लैंड को ज्वाइंट कर दिया जाता है, उस अकॉर्डिंग उस पर क्रॉप प्रोडक्शन किया जाता है। तो जो कल्टीवेटर्स होते हैं उन पे वर्क करते हैं और जितने भी वेजेज उनके आते हैं उनको रिसीव करते हैं और रिसीव करने के बाद वो उसका डिवाइडेशन करते हैं। द ऑनर कल्टीवेटर्स गेट डिवाइडेंड्स और रेंट इन प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ द लैंड, कि वैल्यू की जो लैंड होती है उस अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करते हैं। द कॉमन फंक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ सोसाइटी आर प्लानिंग ऑफ क्रॉप प्रोग्राम। मेनली इनके क्या फंक्शन रहते हैं कि ये प्लानिंग करती हैं प्रोग्राम्स की। जॉइंट परचेज ऑफ फार्म रिक्विसाइड्स जॉइंट कल्टीवेशन, ठीक है, रेजिंग ऑफ फंड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड एंड जॉइंट सेल ऑफ फार्म प्रोड्यूस। मैंने यही कहा ना बच्चों कि वहाँ तो हमने ब्लॉक्स में तोड़ा था इससे पहले वाली में, इसमें हम ब्लॉक्स में ना तोड़ के उनको कंबाइन कर रहे हैं। कंबाइन करने के बाद सारा वर्क जो होता है कंबाइंडली होता है कि स्टार्टिंग में कल्टीवेशन कंबाइंडली हो रहा है, उसमें जितने भी सीड्स आ रहे हैं वो कंबाइंडली आ रहे हैं, जितना भी इम्प्लीमेंट्स यूज हो रहे हैं वो सारे कंबाइंडली आ रहे हैं। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कल्टीवेशन जो उनका प्रोड्यूस फॉर्म होता है उसको भी साथ में परचेज किया जाता है। फिर लास्ट में उसका देखा जाता है कि किस अकॉर्डिंग उसको जॉइंट सेल करने के बाद उसको किस अकॉर्डिंग डिवाइड करना है। द स्मॉल ऑनर्स ऑफ लैंड आर एनकरेज्ड। स्मॉल ऑनर जो स्मॉल साइज्ड लैंड के जो ऑनर्स होते हैं उनको एनकरेज किया जाता है टू पुल देयर लैंड सो एज टू फॉर्म अ लार्ज यूनिट ऑफ कल्टीवेशन। ठीक है, यही बोल रही हूँ मैं शुरू से इसमें। द सोसाइटी कैन ऑल्सो परचेज और टेक ऑन लीज लैंड फॉर कल्टीवेशन। इसमें भी वो रेंट पे ले सकते हैं आउट ऑफ प्रोसीड्स रिसीव फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ द produce all the expenses of cultivation including payment for the use of land, wages and cost of management are meet first। ठीक है, जब पूरा का पूरा सेल आउट करने के बाद हमारे पास पैसा आ रहा है तो उस पैसे में से इन सब का वो देख लिया जाता है कि किस अकॉर्डिंग किसका कितना कितना पैसा किस जगह पे लगा है। जैसे मैंने बताया पेमेंट फॉर यूज ऑफ लैंड, यूज जो हमने लीज पे लैंड ली थी उसका क्या पेमेंट रह रहा है, वेजेज उसके क्या हैं, कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या थी, वो सारी फर्स्ट काउंट की जाती है। देन प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग एंड डिप्रिसिएशंस ऑफ वास्टिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग सोसाइटी। नेक्स्ट नहीं, इसने ये बताया, अभी इसमें थोड़ा सा और बता रहा है ये, प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग एंड डिप्रिसिएशन ऑफ वास्टिंग इंसेट प्रीवियस लॉसेस ऑन रिजर्व एंड अदर फंड इज ऑल्सो मेड। इसने क्या किया, जितना भी लॉस हुआ था उसको भी देख के उस अकॉर्डिंग उसकी बोरोइंग की जाती है। नेक्स्ट, ठीक है, जितना भी फंड होता है उस अकॉर्डिंग उसको हम क्या कर रहे हैं, फिर लास्ट में उसका फंड प्रिपेयर किया जाता है एंड द रेसिड्यू इज देन शेयर्ड बाय मेंबर इन प्रपोर्शन ऑफ वेज अर्नड बाय ईच अदर यूटिलाइजेशन अ पार्ट देयर ऑफ टूवर्ड द पेमेंट ऑफ बोनस टू द सैलरीड स्टाफ। बच्चों मैंने यही स्टार्टिंग से इसमें बताया कि स्टार्टिंग में जितना भी वर्क किया जाता है वो जॉइंट किया जाता है, देन उसको आफ्टर सेलिंग वो जितना भी बचा उसमें हमने यदि कोई है ना किसी से बोरो किया है उसको दे दिया, किसी है ना पर्सन को देना है
या लीज पे लिया था, वो सारा पैसा जब दे दिया, देने के बाद जो हमारे पास फंड बचता है उस फंड में से फिर जितने मेंबर्स होते हैं उनमें उसको बांट दिया जाता है। अगर सैलरी स्टाफ होता है तो उसको थोड़ा सा बोनस उसमें दे दिया जाता है। तो ये होती है आपकी टेक्निक कौन सी, कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग सोसाइटी। नेक्स्ट आते हैं कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग सोसाइटी। लास्ट सोसाइटी है बच्चों, ये कौन सी होती है, द सोसाइटी ऑन लैंड्स और गेट इट ऑन लीज। वही वापस वही बता रहा है, खुद की लैंड होती है या वो लीज पे ले रहा है, एंड इट इज़ कलेक्टिवली कल्टिवेटेड बाय इट्स मेंबर। और ये क्या होता है, सबको मिला के कल्टिवेट की जाती है। मोस्ट ऑफ दीज सोसाइटीज आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन गवर्नमेंट वेस्ट लैंड। मेनली अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो वेस्ट लैंड होती है उनमें कल्टिवेशन किया जाता है। मेंबर्स गेट वेजेस फॉर देयर वर्क, ठीक है। इसमें जो मेंबर्स होते हैं उनके वर्क के अकॉर्डिंग किए जाते हैं, लिए जाते हैं, उस वेजेस पे लिए जाते हैं। एंड इन द केस ऑफ प्रॉफिट अ बोनस इज पेड इन प्रपोर्शनल टू देयर वेजेस। इसमें यदि उनको क्या मिल रहा है, किसी भी तरह का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो बोनस दे दिया जाता है जितने भी वेजेज उसमें वर्क करते हैं। नो डिवाइडेंड इज पेड ऑन द शेयर कैपिटल। किसी भी तरह का डिवाइडेंड इसमें क्या नहीं किया जाता, पेड नहीं किया जाता, जो शेयर कैपिटल होता है उसे। द मेंबर्स ऑफ द कलेक्टिव फार्मिंग सोसाइटी डू नॉट हैव एनी ऑनरशिप और प्रॉपर्टेरी राइट इन द लैंड। मैंने यही बोला, अभी गवर्नमेंट वेस्ट लैंड पे ये वर्क किया जाता है, तो जो ये होती है सोसाइटी, इसके खुद के पास किसी तरह की ऑनरशिप नहीं होती है, किसी तरह का राइट नहीं होता है। तो ये डिफरेंस हमें पता चल गया कि मेनली 4 टाइप ऑफ फार्मिंग सिस्टम होते हैं। पहला तो सिंपल, जिसका खुद का लैंड है उसको हम एडुकेट करके वर्क कराते हैं। सेकंड में हम क्या कर रहे हैं कि जितनी भी लैंड हैं, ठीक है, उसको खुद ले लिया सोसाइटी ने, लेके उसको ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया और अलग अलग कल्टीवेटर्स वहाँ ले आए। यहाँ क्या करते हैं, जो छोटे छोटे से फार्मर्स होते हैं जिनके पास थोड़ी थोड़ी सी लैंड होती है, उनकी लैंड्स को आपस में मिला दिया जाता है, फिर कंबाइंडली वर्क किया जाता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कंप्लीट वर्क, जो उनका वो होता है, क्या बोलेंगे, प्रॉफिट होता है, उसको इक्वली वो बांट दिया जाता है। जबकि कलेक्टिवली फार्मिंग सोसाइटी में क्या जाता है, गवर्नमेंट के जो वेस्ट वो होते हैं उसमें डेली वेजेस पे या फिर किसी भी तरीके से वेजेस पे ले आते हैं वर्कर्स और उनसे वर्क करवाया जाता है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग उनको सैलरी दे दी जाती है। तो ये 4 फार्मिंग सोसाइटी हो गई हैं बच्चों। इनकी मेन एडवांटेज क्या है बच्चों, सर्व एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर प्लानिंग, भी अच्छे से प्लानिंग करने में ये हेल्प करती हैं। डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक स्प्रिट जो होती है उसके लिए अच्छी होती है। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसको रिड्यूस करती है। इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाती है। अचीव द इकोनॉमी ऑफ स्केल, क्या कर रहा है, इकोनॉमिक को बढ़ा रही है ये। और एसेसिबिलिटी ऑफ सर्विस एंड टेक्नोलॉजी, और इसकी एसेसिबिलिटी अच्छी है। नेक्स्ट आते हैं स्टेटस ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग इन इंडिया। इंडिया में क्या इसका स्टेटस है बच्चों, 200 कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी फंक्शनली इन इंडिया। इंडिया में 200 कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी हैं। द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट पॉलिसी ऑन कोऑपरेटिव टेन्योर फार्मिंग। आंध्र प्रदेश में बता रहा है ये, इसने ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई है कोऑपरेटिव टेन्योर फार्मिंग के लिए। द गवर्नमेंट ऑफ केरला इज प्रमोटिंग कोऑपरेटिव फार्मिंग थ्रू कुडुम बसरी प्रोजेक्ट। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसे क्या बोल रहे हैं, केरला में कुडुम बसरी प्रोजेक्ट बोला जाता है। द पुट सिस्टम ऑफ जॉइंट फार्मिंग इज वाइडली प्रैक्टिस्ड इन द कोल्हापुर रीजन ऑफ द महाराष्ट्र। तो अलग अलग जगह कौन कौन से सिस्टम यूज हो रहे हैं वो ये हो गए कोऑपरेटिव फार्मिंग के। फिर आते हैं क्रॉप का इंश्योरेंस भी करा सकते हैं। जैसे काफ़ी सब चीज़ों की इंश्योरेंस होती है, ऐसे हम क्रॉप का भी इंश्योरेंस करा सकते हैं। क्रॉप इंश्योरेंस इज एन इंश्योरेंस अरेंजमेंट एमिंग एट मिटिगेटिंग द फाइनेंशियल लॉस suffered by the farmers due to damage and destruction of their crop as a result of various प्रोडक्शन रिस्क। बात समझ में आ रही है कि ये उनको क्या बेनिफिट देता है कि कई बार उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, डैमेज हो जाता है, उन सब चीज़ों से, उन रिस्क से बचाने के लिए ये जो होता है क्रॉप इंश्योरेंस होता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द PMBFY। व्हाट इज़ PMBFY? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इन खरीफ सीजन 2016 एंड रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम बाय रिप्लेसिंग प्रीवियस स्कीम। इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टार्टिंग में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई, फिर उसको रीस्ट्रक्चर्ड किया अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशन।
ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं? टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर्स, इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड कराई जाती है फार्मर्स को, ठीक है, उसके अलावा फाइनेंशियली सपोर्ट दिया जाता है इन द इवेंट्स ऑफ prevented sowing failure of any notified crop as a result of natural calamities, पेस्ट एंड डिजीज, जैसे काफ़ी सारी नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, ड्रॉट की कंडीशन हो जाए, ठीक है, हैवी रेनफॉल, जैसे उनकी फसल खराब हो, तो इस चीज़ से बचने के लिए वो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, उस क्रॉप का इंश्योरेंस करा देते हैं, तो उनका जो डैमेज है उससे वो क्योर हो रहते हैं। टू एनकरेज द फार्मर टू अडॉप्ट प्रोग्रेसिव फार्मिंग प्रैक्टिस, हाई वैल्यू इनपुट एंड हायर टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, और उसके अलावा फार्मर्स जो होंगे जब उनको इंश्योरेंस मिल रहा है तो वो नई नई टेक्निक्स को अपनी फार्मिंग में यूज करेंगे। टू हेल्प स्टेबलाइज्ड फार्म इनकम, और फार्म की इनकम को भी स्टेबलाइज करता है ये, पर्टिकुलरली इन डिजास्टर ईयर, किसी डिजास्टर ईयर में इस इनकम को ये पूरा का पूरा कवर कर देता है जब पहले से इंश्योरेंस हुआ होता है क्रॉप का। अब बच्चों एक और आता है किसान क्रेडिट कार्ड। क्या है किसान क्रेडिट कार्ड? Scheme was introduced by NDA government in August 1998 with the aim to provide adequate and timely short-term credit need to farmers during the cropping season। देखो बच्चों, पहला तो मैंने इंश्योरेंस कराने का बताया कि पूरे के पूरे सीजन में इंश्योरेंस। कई बार क्या होता है जब वो स्टार्ट कर रहा है तो उस समय उसे शॉर्ट टर्म में जो चाहिए उसे बोलते हैं किसान क्रेडिट कार्ड कहा जाता है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स के लिए जो होता है उसे बोलते हैं किसान क्रेडिट कार्ड। इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन द बजट 1998-99 बाय देन फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा। Consequent to this, NABARD had prepared a model Kisan Credit Card scheme in consultation with the major bank on the basis of RV Gupta Committee। ठीक है, RV गुप्ता की एक कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी के अकॉर्डिंग 1998 to 1999 के बीच में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे यशवंत सिन्हा ने ये सारी चीज़ें प्रपोज की थी। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव और इसका क्या है, रेशनल बिहाइंड Kisan Credit Scheme due to lack of awareness among farmers and unnecessary delays, cumbersome produce and improper practice adopted by institutional lending agency, a large number of farmers heavily depend on non-institutional source of credit. For this frequent need to purchase farm inputs such as seed, fertilizer, pesticides। क्यों ये वाला क्रेडिट कार्ड आया बच्चों? क्योंकि क्या था कि फार्मर्स जो थे उनके पास पैसे नहीं थे और पैसे वो एक साथ बहुत ज़्यादा पैसे नहीं ले सकते थे। उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम चलाई थी कि वो सीड परचेज करने के पैसे नहीं थे उनके पास, फर्टिलाइजर्स परचेज करने के लिए नहीं थे, पेस्टिसाइड, तो इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए उन्होंने ये शॉर्ट टर्म स्कीम को लेकर आए गवर्नमेंट। द नॉन इंस्ट्रक्शनल क्रेडिट इज़ नॉट ओनली एक्सपेंसिव, जो वो नॉन फंक्शनल होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बट ऑल्सो काउंटर प्रोडक्टिविटी। द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वॉज लॉन्च्ड टू प्रोवाइड, क्यों लॉन्च की गई थी ये? एडिक्वेट, टाइमली, कॉस्ट इफेक्टिव इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम टू द फार्मर फॉर देयर कल्टिवेशन नीड, कि उनको टाइमली वो चीज़ प्रोवाइड करा दी जाती है, कॉस्ट इफेक्टिव होती है ये, ठीक है, तो वो आराम से अपना जो ड्यूरिंग दिस सीजन अपना वर्क कर पाते हैं। फार्मर्स कैन नॉट ओनली परचेज इनपुट बट ऑल्सो कैन विदड्रॉ कैश फ्रॉम दिस क्रेडिट कार्ड फॉर देयर इनपुट नीड। वो ना केवल उस क्रेडिट कार्ड को यूज करके वर्क कर पाते हैं बल्कि उस क्रेडिट कार्ड से वो कैश भी निकाल पाते हैं। हाउ किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वर्क, कैसे वर्क करती है बच्चों ये? किसान क्रेडिट कार्ड आर इशूड टू द फार्मर ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंड होल्डिंग एंड अदर क्राइटेरिया सच एज, कि वो कैसे इसको क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहे हैं कि वो खुद लैंड को होल्ड कर रहे हैं उस कंडीशन में, सच एज टाइमली पेमेंट ऑफ पास्ट क्रेडिट एक्सेट्रा। उसके अलावा ये पहले का क्रेडिट टाइमली पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का मतलब यही होता है बच्चों कि हमने कोई चीज़ उससे ले ली है, आफ्टर हमारा काम खत्म हो गया और हमारे पास पैसा है तो हम उसको पे कर दें। Farmers covered under the Kisan Credit Card scheme are issued with a credit card and a passbook और क्रेडिट कार्ड कम पासबुक। क्या करते हैं, या तो क्रेडिट कार्ड देते हैं या पासबुक देते हैं या क्रेडिट कार्ड कम पासबुक दे देते हैं। इनकॉर्पोरेटिंग द नेम, एड्रेस, पर्टिकुलर ऑफ लैंड होल्डिंग, उसमें क्या क्या इनकॉर्पोरेट होता है बच्चों? उनका नेम होता है, एड्रेस होता है और उनका पर्टिकुलर जो लैंड उनके पास है वो चीज़ होती है। बोरोइंग लिमिट्स, कितने टाइम के लिए वो ले रहा है वो, और वैलिडिटी पीरियड उसका कितना है। अब पासपोर्ट साइज फ़ोटो ऑफ होल्डर, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होता है।
with may serve both as an identity card or facilitate recorded of transaction on an ongoing basis. Clear? तो कैसे किसान क्रेडिट कार्ड वर्क करता है वो हमने देखा. नेक्स्ट साइलेंट फीचर्स ऑफ द स्कीम. इसके साइलेंट फीचर्स क्या हैं बच्चों? द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय पब्लिक सेक्टर कमिश्नर बैंक RRBS एंड कोऑपरेटिव बैंक, उनके थ्रू किया जाता है इसका वर्क. इट इज़ लॉन्च टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन. ये मैंने बोला अभी कि एक तो मैंने क्रॉप इंश्योरेंस बताया था, दूसरा मैंने बताया ये शॉर्ट टर्म लोन होता है जो आराम से गवर्नमेंट से लिया जा सकता है फॉर द कल्टिवेशन in the form of production credit. However, later its scope was extended. बाद में इसके स्कोप बढ़ते चले गए. Loan for agriculture and aligned activity and reasonable component for consumption loan. Thus currently this scheme provide क्या क्या दे रही है ये? Production credit, production के लिए जो credit देती है. Working capital requirement for allying activity, other activity के लिए भी दे रही है. फिर आता है ancillary credit requirement related to crop production, कॉन्टिजेंट नीड्स जो भी अदर नीड्स होती हैं, और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी कराती है ऑफ CCC बोरोवर्स. क्रॉप लोन disbursed under KCC scheme for notified crop are covered under नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम. ये किसके अंडर में आती है? नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के अंदर आती है. द पर्पज ऑफ द स्कीम इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स अगेंस्ट क्रॉप लॉस कॉज्ड बाय नेचुरल कैलेमिटीज और पेस्ट अटैक. बात समझ में आई कि ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है उनको क्या कर रहा है कि इंटरेस्ट से बचा रहा है कि उनका क्रॉप लॉस किसी भी रीजन से हुआ है तो वो उससे बच सके. ठीक है, अब आते हैं बेनिफिट्स क्या हैं इसके. सिंप्लीफाइज डिसबर्समेंट प्रोसीजर, रिमूव रिगार्डिंग कैश एंड काइंड. मैंने कहा था कि है ना, इस रिमूव्स रिजिडिटी नहीं है इसमें, रिगार्डनेस कैश एंड काइंड. नो नीड टू अप्लाई फॉर अ लोन फॉर एवरी क्रॉप. हर क्रॉप के लिए हमें लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. एश्योर्ड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एट एनी टाइम एनेबलिंग रिड्यूस इंटरेस्ट बर्डन फॉर द फार्मर्स. इसके अलावा हर समय क्रेडिट कार्ड उनके लिए जरूर होता है उनके पास. दूसरा उन्हें इंटरेस्ट का बर्डन नहीं होता है. हेल्प बाय सीड्स को बाय करने में हेल्प मिलती है. फर्टिलाइजर्स एट फार्मर्स कन्वीनियंस एंड चॉइस, कि किस तरह के सीड्स उनको लेने हैं, किस तरह के फर्टिलाइजर्स उनको लेने हैं, उसके लिए कन्वीनियंट होता है. हेल्प बाय ऑन कैश अवेलेबल डिस्काउंट फ्रॉम डीलर से कैश अवेलेबल डिस्काउंट्स ले सकते हैं. क्रेडिट फैसिलिटी फॉर 3 ईयर, नो नीड फॉर सीजनल एप्रिसियल. ये जो क्रेडिट फैसिलिटी उन्हें 3 साल तक मिलती है. मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर इनकम, और इसकी जो क्रेडिट लिमिट है वो एग्रीकल्चर इनकम पे बेस होती है. एनी नंबर ऑफ विड्रॉल सब्जेक्ट टू क्रेडिट लिमिट, जितना वो विड्रॉल करता है वो उसकी क्रेडिट लिमिट होती है. रीपेमेंट ओनली आफ्टर हार्वेस्ट. रीपेमेंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्वेस्टिंग के बाद ही करना पड़ता है. रेट ऑफ इंटरेस्ट एज एप्लीकेबल और टू एग्रीकल्चर एडवांस के अकॉर्डिंग रहती है. सिक्योरिटी मार्जिन्स एंड डॉक्यूमेंटेशन नॉर्म्स एज एप्लीकेबल टू एग्रीकल्चर एडवांस. एसेस टू एडिक्वेट एंड टाइमली क्रेडिट टू फार्मर्स, टाइमली उनको क्रेडिट कर देता है. फुल ईयर्स क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ द बोरोवर टेकन केयर ऑफ, पूरे साल की उनको मिल जाती है बोरोवर को टेकन केयर. फिर मिनिमम पेपर वर्क है, पेपर वर्क कम से कम है. सिंप्लीफाई है ये ऑफ डॉक्यूमेंटेशन फॉर ड्रॉवल ऑफ फंड फ्रॉम द बैंक. ठीक है. फ्लेक्सिबल टू ड्रॉन कैश एंड बाय इनपुट, फ्लेक्सिबल होता है कि हमें कैश लेना है या जो भी बाय करना है इनपुट उसके लिए. एश्योर अवेलेबिलिटी टू क्रेडिट एट एनी टाइम एनेबलिंग रिड्यूस इंटरेस्ट बर्डन फॉर द फार्मर्स. फ्लेक्सिबल ऑफ ड्रॉवल फॉर अ ब्रांच अदर देन द इशूज ब्रांच एट द डिस्क्रिएशन ऑफ द बैंक. ठीक है, उस पर्टिकुलर ब्रांच नहीं है तो दूसरी ब्रांच से भी वो लिया जा सकता है. तो ये सारे के सारे फीचर्स जो थे इसके क्या थे कि क्या क्या बेनिफिट हैं किसान क्रेडिट कार्ड लेने के. फीचर्स ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, क्या क्या फीचर्स हैं स्कीम के. फार्मर्स एलिजिबल फॉर प्रोडक्शन क्रेडिट ऑफ रुपीज़, कितने के लिए मेनली हो सकते हैं. 5000 और मोर आर एलिजिबल फॉर इशू ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड. एलिजिबल फार्मर्स टू बी प्रोवाइडेड विद द किसान क्रेडिट कार्ड एंड अ पासबुक एंड अ क्रेडिट कम पासबुक, ये मैंने बोला है अभी. रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट फैसिलिटी, उनको कैश क्रेडिट फैसिलिटी भी मिलती है. इन्वॉल्विंग एनी नंबर ऑफ ड्रॉ और रिप्लेसमेंट विद इन द लिमिट्स.
लिमिट टू बी फिक्स्ड, लिमिट इनकी फिक्स होती है ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन एंड लैंड होल्डिंग, कितनी उनकी लैंड होल्डिंग है उस अकॉर्डिंग, क्रॉपिंग पैटर्न और स्केल ऑफ फाइनेंस, उनका फाइनेंस क्या है उस अकॉर्डिंग, एंटायर प्रोडक्शन क्रेडिट नीड फॉर फुल ईयर प्लस ancillary activity related to crop production to be considered while fixing limit। भी एक बार एक फिक्स लिमिट है उसके बाद भी उसको फ्लेक्सिबल होता है कि चेंज आ सकते हैं। सब लिमिट में भी फिक्स्ड एट द डिस्क्रिएशन ऑफ बैंक। कार्ड वैलिड मैंने बोला था 3 ईयर तक होता है, सब्जेक्ट टू एनुअल रिव्यू। एन इंसेंटिव फॉर गुड परफॉर्मेंस क्रेडिट लिमिट कुड बी एनहांस्ड। अगर परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो वो क्रेडिट लिमिट बढ़ जाती है। टू टेक केयर ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, ईच ड्रॉवल टू बी रैपिड विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 12 मंथ। Conversion or rescheduling of loan also permissible in case of damage to crop due to natural calamities, कि रीशेड्यूलिंग भी हो सकता है इसका क्रेडिट यदि किसी तरह का डैमेज होता है। सिक्योरिटी मार्जिन, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सेट्रा एज पर आरबीआई नॉर्म, आरबीआई के नॉर्म के अकॉर्डिंग होते हैं। ऑपरेशन में भी थ्रू इंश्योरिंग ब्रांच, जो भी ऑपरेशन होते हैं वो ब्रांच पे डिपेंड होते हैं। एंड दो अदर डिजाइंड ब्रांच एट द डिस्क्रिएशन ऑफ बैंक। विड्रावल थ्रू स्लिप, स्लिप के थ्रू भी हो सकता है, चेक के थ्रू भी हो सकता है, अकम्पेन्ड बाय कार्ड और पासबुक। बेनिफिट टू बैंक, बैंक को क्या बेनिफिट होते हैं बच्चों? रिडक्शन इन वर्क लोड फॉर ब्रांच स्टाफ बाय अवॉइडेंस ऑफ रिपीट अप्रेसल एंड प्रोसेसिंग ऑफ लोन पेपर अंडर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। ये क्रेडिट कार्ड बनने से उनको पेपर वर्क कम करना पड़ता है। मिनिमम पेपर वर्क एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत इसका सिंपल होता है। इम्प्रूवमेंट इन रिसाइकलिंग ऑफ फंड, इम्प्रूवमेंट इसका बहुत जल्दी हो जाता है रिसाइकलिंग ऑफ फंड में। एंड बेटर रिकवरी ऑफ लोन। रिडक्शन इन ट्रांसैक्शन कॉस्ट, ट्रांसैक्शन कॉस्ट का भी रिडक्शन होता है और बेटर बैंकर होता है ये। क्लाइंट रिलेशनशिप, इंश्योर अंडर केसीसी, इंश्योरेंस अंडर केसीसी, केसीसी के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस भी करा सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर आर कवर्ड बाय अ पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योर, किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर्स जो होते हैं अपना पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवा सकते हैं। दिस कवर इज अवेलेबल व्हेन द पर्सन एंटर द स्कीम। द कवर कब करवाता है वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस? जब ये बता रहा है द कवर इज फॉलोज दैट 50,000, डिसेबिलिटी 25,000 पे, और मैक्सिमम एज टू एंटर 70 की एज होती है उस कंडीशन में। हाउ फार्मर्स यूज क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड कैसे वो यूज करते हैं? अंडर केसीसी स्कीम द लोन अमाउंट इज डिसबर्स्ड इन कैश थ्रू ड्रॉइंग मेड वाया विड्रावल स्लिप accompanied by KCC कम पासबुक। checkbook are also issued to literate KCC holder enjoying KCC limit ऑफ ₹25,000 एंड अबव। मैं ये बात पहले भी बता चुकी हूँ बच्चों की नॉर्मली चेक या स्लिप के थ्रू वो ले सकते हैं और उनकी जो लिमिट होती है वो 25,000 होती है, उससे ज़्यादा होती है। इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेज ऑन किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड में कौन कौन सा इंटरेस्ट लग रहा है और क्या चार्जेज होते हैं? द इंटरेस्ट रेट ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक, बैंक टू बैंक ये वेरी करता है। ऑल्सो ऑन बोरोइंग लिमिट, कितनी बोरो करा है उस पर डिपेंड करता है। जनरली 9% एनम इंटरेस्ट रेट इन चार्ज फॉर किसान क्रेडिट कार्ड बोरोइंग लिमिट अप टू ₹3 lakh। हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड इंटरेस्ट सबवेंशन to the finance institution. It is the track record of the card holder is good. A further 2% interest subside is provided. यानी स्टार्टिंग में 9% इंटरेस्ट लग रहा है, फिर अगर उसका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है तो 2% और कम हो जाता है। आफ्टर 3 ईयर साउंड ट्रैक रिकॉर्ड, जैसे ही 3 ईयर का साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होता है, अ कार्ड होल्डर कैन ऑल्सो गेट द क्रेडिट लिमिट एनहांस, और उनकी क्रेडिट लिमिट बढ़ा दी जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सम ओवरहेड कॉस्ट फॉर बोरोइंग अंडर केसीसी। दीज इंक्लूड, क्या क्या है इसमें? प्रोसेसिंग फीस होती है, चार्ज ऑन लैंड, मॉर्टेज डीड, पासपोर्ट फ़ोटो चार्ज और इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सारा उनका चार्जेस रहता है। तो ये कंप्लीट हो गया किसान क्रेडिट कार्ड और क्रॉप इंश्योरेंस क्या होता है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं बच्चों कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग होती क्या है। The agriculture sector has been one of the most important component of economy. The increased trend of agricultural production has brought new challenges in terms of finding market for the surplus. There are also a need of respond to the challenges and opportunities that the global market offer in the
लिबरलाइज्ड ट्रेड्स। ये बता रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर है इकोनॉमी का। ये जैसे जैसे इंक्रीजिंग होती है ट्रेड ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, हैज़ ब्रॉट न्यू चैलेंजेस, उसमें नए नए चैलेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों। और वो चैलेंजेस किस अकॉर्डिंग आते हैं, नए नए मार्केट को जो सरप्लस होते हैं नए नए मार्केट को ढूंढने में। फिर आते हैं दीज आर ऑल्सो अ नीड टू रिस्पॉन्ड टू द चैलेंजेस, और उसके अलावा उनको जो उनके साथ के चैलेंजेस जो होते हैं उनको भी क्या करना पड़ता है, रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। अपॉर्चुनिटी दैट द ग्लोबल मार्केट ऑफर इन लिबरलाइज्ड ट्रेड टू बेनिफिट द फार्मिंग कम्युनिटी फ्रॉम द न्यू global market access opportunities. The internal agriculture marketing system in the country need to be integrated and strengthened. Agriculture and agriculture marketing need to be reoriented. Agriculture market reoriented हो रहे हैं to respond the market need, market की need के अकॉर्डिंग और consumer preference के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनको reoriented किया जा रहा है। अब मार्केटिंग बच्चों हम देख रहे हैं, तो मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग मीन्स वर्किंग विद मार्केट। जब हम मार्केट के साथ वर्क करते हैं दैट इज मार्केटिंग, विच इन टर्न मीन्स अटेम्प्टिंग टू एक्चुअलाइज पोटेंशियल एक्सचेंज फॉर द सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड एंड वांट्स, ठीक है। और वो जो होती है वो क्या कर रहा है, ह्यूमन की नीड के अकॉर्डिंग सेटिस्फैक्शन देना, ठीक है। उसके अलावा और जो वो चाह रहे हैं वो चीज़। Thus we return to our definition of marketing as human activity directed to satisfying need and wants through exchange process. Process को change करना है according to human needs और wants के according। फिर आते हैं फार्म मार्केटिंग। फार्म मार्केटिंग क्या होता है बच्चों, एक्टिविटी रिलेटेड टू द मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन पर डिपेंड करती है बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल फार्मर्स। वो क्या कहला रहा है, फार्म मार्केटिंग कहलाती है। सच एक्टिविटी इन द प्रोसेस ऑफ फार्म मार्केटिंग इंक्लूड पैकेजिंग। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है बच्चों, पैकेजिंग होती है, सिलेक्शन ऑफ ब्रांड नेम, उसको पैकिंग करना, उसकी ब्रांड का नेम देना, उसका सिलेक्शन देना, प्रमोशनल स्ट्रेटजीज, प्राइस पॉलिसीज, मार्केटिंग चैनल्स एंड अदर पॉलिसीज। क्लियर, तो ये सारी की सारी किसमें इंक्लूड आती हैं, फार्म मार्केटिंग में। एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग जनरली मीन्स द मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की मार्केटिंग को एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहते हैं। टू द फर्स्ट हैंडलर्स इन मैक्रो perspectives is the performance of all business activity involved in the forward flow of food and fiber from farm producers to consumers। क्या बताना चाह रहा है बच्चों की, किसकी, सारे बिजनेस की जो परफॉर्मेंस होती है किस अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस की बात कर रहा है, फ्लो ऑफ फूड एंड फाइबर्स फ्रॉम फार्म प्रोडक्ट्स। फार्म प्रोडक्ट्स के जो फूड एंड फाइबर्स होते हैं उसकी जो फॉरवर्ड फ्लो ऑफ फूड एंड फाइबर्स फ्रॉम फार्म प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ। इट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटी। इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी को इंक्लूड किया जाता है, एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड विद फूड फीड एंड फाइबर असेंबलीज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू फाइनल कंज्यूमर्स इंक्लूडिंग एनालिसिस of consumers need, motivation and purchasing and consumption behavior. Agriculture marketing circle, it consists of first circle, second circle and third circle. First circle की बात करते हैं, refer to the final consumer and targeted customers. फर्स्ट सर्किल में क्या क्या होता है, कंज्यूमर्स होते हैं और टारगेटेड कस्टमर्स होते हैं। सेकंड सर्किल में क्या होता है, फैक्टर दैट कैन बी कंट्रोल्ड नॉन एज मार्केटिंग मिक्स। सेकेंड सर्किल में क्या आता है, मार्केटिंग मिक्स आते हैं, कौन कौन से, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ठीक है। थर्ड वन इज थर्ड साइकिल, एनवायरमेंटल फैक्टर दैट कैन बी कंट्रोल्ड, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक, लो, रेगुलेशन, सोशल, कल्चर, टेक्नोलॉजीज एंड डेमोग्राफिक। थर्ड सर्किल में क्या क्या इन्वॉल्व हो जाते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, और वो एनवायरमेंटल फैक्टर किसको कंट्रोल कर, कैनॉट बी कंट्रोल, नहीं कर पा रहे हैं पॉलिटिक्स के थ्रू, लीगल, इकोनॉमिक्स, लो एंड रेगुलेशंस जो होते हैं, सोशल, कल्चर, टेक्नोलॉजीज एंड डेमोग्राफिक। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सर्किल मेनली 3 बताया बच्चों, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट आते हैं बच्चों एग्रीकल्चर सप्लाई चेन क्या होती है। इन द अदर वर्ड, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग वैल्यू फॉर द एंड यूजर्स। मेनली ये जो चेन है वो किस पे डिपेंड हो रही है, एंड यूजर्स पे डिपेंड हो रही है, और अल्टीमेट कंज्यूमर्स जो होते हैं उसके, उन पे डिपेंड करती है। द सप्लाई चेन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर commodities in India, however, are fraught with challenges stemming from the inherent problem of the agriculture sector। अभी बता रहा है कि ये कैसे होती है।
फार्मर्स होते हैं, फार्मर से ट्रेडर्स ले रहे हैं, ट्रेडर्स से कमीशन एजेंट, कमीशन एजेंट के बाद होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर्स। ये इस तरह से कंप्लीट साइकिल चलती है बच्चों। थर्ड पार्टी मार्केटिंग मैनेजिंग द चेन, कमीशन एजेंट, एलिमिनेशन, मार्कअप रिडक्शन, वेस्टेज रिडक्शन, ये सारा ये बता रहा है यहाँ पे रहता है नॉर्मली। यानी स्टार्टिंग हम फार्मर से कर रहे हैं, फार्मर से ट्रेडर्स पे जा रहा है, ट्रेडर से कंज्यूमर, कमीशन एजेंट्स होते हैं, फिर होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं और कंज्यूमर्स डायरेक्ट आते हैं। फार्मर्स, कमीशन एजेंट, ट्रेडर्स, होलसेलर, ये सारा बता रहा है ये कंप्लीट, और रिटेलर सबसे अलग हो गए, ठीक है। इन बाउंड एंड आउट बाउंड लॉजिस्टिक, मटीरियल हैंडलिंग, कंसोलिडेटिंग, ब्रेकिंग एंड होल्डिंग इन्वेंट्री। अब आते हैं बच्चों, ये तो हो गया हमारा बच्चों टॉपिक कौन सा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। मेनली एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होती है, क्यों कर रहे हैं हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग, और क्या क्या हम इसमें मेन साइकिल हमने इसका देख लिया कि फर्स्ट इसके फाइनल कंज्यूमर्स एंड टारगेटेड इसके लिए कस्टमर के लिए कर रहे हैं। सेकंड, इस पे जो फैक्टर्स होते हैं उनको कंट्रोल यहाँ पे रखा जाता है, और कौन से फैक्टर्स कंट्रोल होते हैं बच्चों, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये फैक्टर्स कंट्रोल्ड होते हैं। बट एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो कंट्रोल्ड नहीं होते हैं वो कौन कौन से एनवायरमेंटल हैं, जैसे पॉलिटिकल और लीगली कुछ वर्क हो रहा है, इकोनॉमिकली हो रहा है, लॉ ऑफ रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हो रहा है, सोशल कल्चर के अकॉर्डिंग और टेक्नोलॉजीज और डेमोग्राफी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये होगी पूरी सप्लाई चेन कैसी होती है इसकी। फिर आते हैं बच्चों हाट्स। हाट्स क्या होते हैं, हाट बाजार, बाजार लगे हुए होते हैं, हाट बाजार। मोस्ट ऑफन कॉल्ड ओनली हाट इज एन ओपन एरिया मार्केट दैट सर्व एज अ ट्रेडिंग वेन्यू फॉर लोकल पीपल इन रूरल एरिया इन सम टाउन्स ऑफ नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। हाट्स एक ओपन मार्केट होता है, ठीक है, इसको हम ट्रेडिंग वेन्यू भी बोला जाता है इसको, और मेनली ये हमारे इंडिया में हमारे नहीं, नॉर्मली ये कहाँ पे है, नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश में। हाट बाजार आर कंडक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस दैट इज वंस, ट्वाइस एंड 3 टाइम अ वीक। एक वीक में या तो एक बार होगा या 2 बार होगा या 3 बार होगा। एंड इन सम प्लेसेस एवरी 2 वीक एट टाइम हाट बाजार आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ डिफरेंट मैनर टू सपोर्ट और प्रमोट ट्रेडिंग बाय एंड विद रूरल पीपल। तो ये आपका बेटा कंप्लीट पहला टॉपिक जो मैंने आपको बताया वो हो गया।